आप राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें एक सहभागिता थी आपकी, आप एक्टिव थे, आपने बताया। और अभी जो चल रहा है एक राम मंदिर के जो संचालन में अनियमितताएं पाई गई हैं, उसमें थोड़ी सी कमियां पाई गई हैं, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? और कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो आंदोलन हमने किया था, जिस मंदिर को हमने परिकल्पना की थी, बन तो गई है, लेकिन उसके संचालन में जब इस तरीके की कमियां पाई जाती है तो आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं? तो सपा के मुखिया हों या अरविंद केजरीवाल जो आपके हैं मुखिया हैं, वो लोग जो राम मंदिर बनने तक उनका विरोध कर रहे थे कि नहीं बनना चाहिए, और तथाकथित गोलियां भी जो चली थी 90 के दशक में, वहाँ पे भी उन्हीं की पार्टी थी, और आज वही बोल रहे हैं कि नहीं, हम जब आएंगे सत्ता में तो हम संचालन अच्छे से करेंगे, हनुमान जी की निष्ठा बनाएंगे, और बाकी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ के दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। और दर्शन करने जो जब राम मंदिर बना तो शायद उस टाइम नहीं है, लेकिन अब दर्शन करने आ रहे हैं, तो क्या ये लोग इंतजार कर रहे थे कि जब वहाँ पे कुछ ऐसी अनियमितताएं पाई जाए तब हम राम मंदिर के बारे में ज्यादा खुलकर बात करेंगे? नीट की परीक्षा या कोई भी परीक्षाएं पहले भी लीक होती थी जी, लेकिन वो सेटलमेंट होता था, न कोई गिरफ्तारी होती थी, न परीक्षा को कैंसिल किया जाता था, जिसने लीक किया उससे पैसे का लेन देन किया जाता है जी। लेकिन आज हमारी सरकार में बच्चों के भविष्य के साथ फिर एक सिस्टम की कहीं फेलियर हो सकती, वो हमारे आप जैसे लोग ही होंगे जी। सरकार की कभी मंशा नहीं रहती कि दान पत्रों में चोरी की जाए या नीट जैसी परीक्षाएं या बड़े और परीक्षाओं को लीक किया जाए। आज गिरफ्तारियां हो रही हैं, पेपर आउट होता है, तुरंत चिन्हित किए जाते हैं लोग, और दंडित कार्रवाई करने के साथ है निश्चित परीक्षा कैंसिल होने पे लाखों बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का ही एक वो है जिसमें हम ही आप पार्ट हैं जी। एक ह्यूमन नेचर हो गया लोगों का, चूंकि इतने सालों की वो परंपरा बन गई है भ्रष्टाचार करना, पेपर लीक आउट करना, लेकिन ये एक्सेप्ट करते हैं हम लोग कि ये गलतियां हुई हैं और भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसकी जरूर कोई ना कोई कार्रवाई सरकार करेगी। आखिर अब जो कोचिंग संस्था है जिसको 2017 में, जब मैंने डेटा पढ़ा तो 2017 में बंद करने का आदेश दे दिया गया था, उसके बाद दोबारा से उस आदेश को वापस कर लिया जाता है और फिर से कोचिंग वहां पे चलने लगता है, और अब जाकर के अचानक से सबके पे डंडा गिर रहा है कि नहीं, बेसमेंट में कोई नहीं चलेगा। दिल्ली वाला केस हुआ था, वहां पे 23 बच्चों की जान गई थी, तो क्या उसके बाद सरकारें नहीं जाग सकती थी? गुजरात मॉडल जो वाइब्रेंट गुजरात था, क्योंकि 2000 से लेकर के 2013 तक प्रधानमंत्री जी वहां पे थे और उसी मॉडल को पूरे देश में लोगों ने उम्मीद की थी और विकास हुए हैं। जो सड़कें और गलियों की आप बात करें, उसका अगर हम 10 साल पहले जाए तो उससे 100 गुना या उससे ज्यादा की विकास हुई है और गतिविधियां हैं और सामने दिखती हैं, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे सड़कें हो, शासन व्यवस्था हो, बहुत सारी चीजें एकदम से, मतलब उसका कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता, जमीन आसमान का है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या 12 सालों में 12 बड़ी फैक्ट्रियां या रोजगार के संसाधन बनारस में नहीं आए या पूर्वांचल में नहीं आए? इस पे लगता है कि मुझे स्थानीय नेताओं ने और स्थानीय जनता ने शायद अपनी मंशा नहीं दिखाई, इसके लिए ऊपर के लोगों का ध्यान नहीं गया है। 2027 में क्या तैयारी है, कहाँ से तैयारी है, कैसे देखते हैं अपने आप को, किस रूप में देखते हैं? आपको क्या लगता है ये लोग हारने के बाद अब ये जो सूडो पार्टी लेकर के आए हैं, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, सूडो पार्टी ही कहूंगा क्योंकि आधिकारिक तौर पे वो पार्टी है नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, एक भाजपा विरोधी विचारधारा लेकर के आए हैं, तथाकथित देश के विकास की विचारधारा मुझे नहीं दिखती, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे प्रदेशों में मुद्दे हैं। अगर सबको उठाते तो मैं बोलता कि नहीं राष्ट्रवादी विचारधारा है, लेकिन मुझे लगता है भाजपा विरोधी विचारधारा ज्यादा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने अच्छी खासी भूमिका निभाई और भाजपा की विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा चुनाव में जब वो बनारस आए, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को औपचारिक रूप से ज्वाइन किया। 2016 से वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी के जिला उपाध्यक्ष हैं। सभी सभाएं जो होती हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उसके कहीं ना कहीं संगठन और सुचारू रूप से होने की पूरी जिम्मेदारी वो रखते हैं। आज हम उनसे बहुत सारी चीज़ों पर खुल करके बातचीत करेंगे, खास तौर से राम मंदिर, क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो उससे, और फिर उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पूर्वांचल से जुड़ी बहुत सारी बातों पर। तो आज
हम बात करेंगे माननीय सुरेश सिंह जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं वाराणसी से। नमस्ते सर। नमस्कार। क्योंकि आप राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें एक सहभागिता थी आपकी, आप एक्टिव थे, आपने बताया, और अभी जो चल रहा है एक राम मंदिर के जो संचालन में अनियमितताएं पाई गई हैं उसमें थोड़ी सी कमियां पाई गई हैं, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? और कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो आंदोलन हमने किया था, जिस मंदिर को हमने परिकल्पना की थी, बन तो गई है, लेकिन उसके संचालन में जब इस तरीके की कमियां पाई जाती है तो आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, राम मंदिर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की आस्था का प्रतीक है जी। और काफ़ी संघर्षों के बाद आज इस दौर में आए हैं कि हम लोगों ने एक भव्य मंदिर का निर्माण माननीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने किया। जी। रही बात की एक परिकल्पना थी, एक सोच था जिस पे हम लोगों ने काम किया। आज दो प्रश्न उठते हैं कि एक निष्ठा पे सवाल उठाई जाए या व्यवस्था पे। जी। निष्ठा पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, चाहे वहां पे हमारे ट्रस्ट के लोग थे, उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी हो गई। जी। और ये भूल होती है। निष्ठा, मैंने आपको दोनों चीज बताई, व्यवस्था में गड़बड़ी थी जी। जिसके लिए जो लोग भी दोषी हैं या दोषी थे जी। उनको ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी महाराज की सरकार ने चयनित भी कर लिया, उनको लगभग गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। जी। तो मैं, इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये नहीं होनी चाहिए थी। व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक थी, विश्वास पे चूक था। जी। जब हम किसी पे विश्वास करते हैं उस सिस्टम में कहीं ना कहीं चूक हुआ, बाकी इससे ज्यादा वहां पे कोई ऐसी गलती हुई नहीं है। जी। इस समय थोड़ी सी एक विरोधाभास जैसी स्थिति हुई है कि अगर आप देखेंगे तो सपा के मुखिया हों या अरविंद केजरीवाल जो आपके हैं मुखिया हैं, वो लोग जो राम मंदिर बनने तक उनका विरोध कर रहे थे कि नहीं बनना चाहिए, और तथाकथित गोलियां भी जो चली थी 90 के दशक में, वहाँ पे भी उन्हीं की पार्टी थी, और आज वही बोल रहे हैं कि नहीं, हम जब आएंगे सत्ता में तो हम संचालन अच्छे से करेंगे, हनुमान जी की निष्ठा बनाएंगे, और बाकी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ के दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए, और दर्शन करने, जो जब राम मंदिर बना तो शायद उस टाइम नहीं आए, लेकिन अब दर्शन करने आ रहे हैं। तो क्या ये लोग इंतजार कर रहे थे कि जब वहाँ पे कुछ ऐसी अनियमितताएं पाई जाए तब हम राम मंदिर के बारे में ज्यादा खुलकर बात करेंगे? देखिए, इन विपक्षियों के पास कोई अब बचे नहीं है इशू। जी। एक अखिलेश यादव जी हैं जो आज तक दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि उनको किसी से भय है। आस्था के प्रति उनका कोई भाव नहीं है, लेकिन भय किसी से है जिसके कारण वो मंदिर आज तक नहीं है। जी। वो उन्हीं के पुत्र हैं जिन्होंने बलात्कार, रेप जैसी चीजों को भी जस्टिफाई करने का प्रयास किया था। जी। कि अगर बच्चों से भूल हो जाती है तो कोई बात नहीं है। जी। तो रही बात कि कम से कम आज के इस सनातनी दौर में जब हमारे कुशल नेतृत्वकर्ताओं ने एक ऐसा भारत में सनातन के प्रति आस्था, अगर ये दोनों आते हैं दर्शन करने, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे ये भी आज अपनी भाषा बदले हैं जी, तो निश्चित आप मान लीजिए कि ये सनातन की विजय है। जो लोग कभी इसकी चर्चा करने से भागते थे दूरों तक, जी, जिन्होंने इतनी दूरी बना ली कि आज तक राम जन्मभूमि माने आके वहां पे दर्शन भी नहीं करना उचित समझा, जहां लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। जी, अगर वो भय उनका टूटा है तो इसके लिए वो भी, मैं तो बधाई देता हूँ अपने नेतृत्व को कि कम से कम एक व्यक्ति और सनातन धर्म को स्वीकार करने जा रहा है। जो माननीय वकील साहब थे जो कि केस लड़ रहे थे कि राम मंदिर ना बने, कपिल सिब्बल जी, जो कि आज सपा के ही टिकट से राज्यसभा सांसद हैं, उनको उन्होंने राज्यसभा का टिकट इसीलिए शायद दिया होगा ना कि नहीं, वो केस लड़ रहे थे और मजबूती से लड़ रहे थे। तो ये भी अपने आप में विरोधाभास ही है कि आप एक तरफ तो चाहते थे कि नहीं मंदिर ना बने, उसके लिए आप लोग कोर्ट में पेशी कर रहे थे, इवन भगवान राम की जो अस्तित्व है उसमें भी प्रश्न उठा रहे थे, और आज ये लोग फिर से वहीं पे आ रहे हैं कि नहीं, अब जब कुछ कमियां पाई गई हैं, कमियां हैं और उसके लिए सरकार ने, आपने बोला ये कि सरकार उस पर कदम उठा रही है और सजा दिया जाएगा, लेकिन ये लोग अभी काफी एक्टिव हो गए हैं, तो ये एक थोड़ा सा विरोधाभास तो है। ये जरूर है। कपिल सिब्बल जैसे लोग जो कि पूरी तरह प्रोफेशनल है, इनको तो मुद्दे इस तरह के भी, कसाब जैसे लोगों के भी चुनाव माने लड़ने का ये लोग
प्लान करते थे, किए भी। बहुत से ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ इन लोगों ने उनकी वकालत की, उनके लिए पैरवी की है। रात को कोर्ट को खुदलवा के इन लोगों ने पैरवी की है। जी तो ये विरोधाभास के इसलिए है, मंदिर के प्रति उनकी आस्था नहीं है। एक सिस्टम में लोच हुआ, एक सिस्टम में थोड़ी सी फेलियर हुई, जी जिसमें दान पत्रों पे जो बताई गई कि चोरी हुई है, वो दंडित किए जा रहे हैं। जी भाई मैं आज परीक्षा की बात कर रहा हूँ। नीट की परीक्षा या कोई भी परीक्षाएं पहले भी लीक होती थी, जी लेकिन वो सेटलमेंट होता था, न कोई गिरफ्तारी होती थी, न परीक्षा को कैंसिल किया जाता था। जिसने लीक किया उससे पैसे का लेन देन किया जाता है। जी लेकिन आज हमारी सरकार में बच्चों के भविष्य के साथ फिर एक सिस्टम की कहीं फेलियर हो सकती, वो हमारे आप जैसे लोग ही होंगे। जी सरकार की कभी मंशा नहीं रहती कि दान पत्रों में चोरी की जाए या नीट जैसी परीक्षाएं या बड़े और परीक्षाओं को लीक किया जाए। आज गिरफ्तारियां हो रही हैं, पेपर आउट होता है, तुरंत चिन्हित किए जाते हैं लोग, और दंडित कार्रवाई करने के साथ है निश्चित परीक्षा कैंसिल होने पे लाखों बच्चों को तकलीफ होती है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का ही एक वो है जिसमें हम ही आप पार्ट हैं। जी एक ह्यूमन नेचर हो गया लोगों का, चूंकि इतने सालों की वो परंपरा बन गई है, भ्रष्टाचार करना, पेपर लीक आउट करना। लेकिन ये एक्सेप्ट करते हैं हम लोग कि ये गलतियां हुई हैं और भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसकी जरूर कोई ना कोई कार्रवाई सरकार करेगी। नहीं, नीट वाले पे थोड़ा सा मैं शायद आपसे इतर विचार रखता हूं, क्योंकि जो 2024 वाला लीक हुआ था, जब मैं पढ़ रहा था, तथ्य निकाल रहा था, तो वहां पे हुई थी कि 47 गिरफ्तारियां हुई थी और आज के डेट में 47 के 47 बाहर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो कठोर कदम उठाने चाहिए, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे माननीय मंत्री जी हो, वहां पे चूक हुई है। और अगर इस बार के जो पेपर लीक हुए हैं और इनके जो दोषी हैं, अगर इनके पे कठोर कार्रवाई ऐसी हो कि जिसको एक मिसाल के रूप में देखा जाए, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान गंवाई है और शायद वो अपने परिवार के इकलौते चिराग रहे होंगे। क्योंकि अगर कोई मेडिकल की पढ़ाई करा रहा है तो आपको भी पता है कि उसके खर्चे कितने हैं, और हर माँ बाप के परिवार का वो चिराग रहा होगा। और मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि इतने बच्चों ने सुसाइड किया है। और उस पर मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले तो एक काम ये करना चाहिए कि नहीं, उनके परिवार को कम से कम इतनी धनराशि तो जरूर दी जाए जिससे कि कम से कम उनके माँ बाप जो हैं उनका भविष्य अच्छे से बीत सके। दूसरा, जो लखनऊ वाला केस हुआ उसमें भी कार्रवाइयां हो रही हैं, पकड़ गए हैं लोग, लेकिन इसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकारी मंशा जो है वो, चाहे वो मंत्री हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मंत्री जी जिम्मेदार है, एग्जीक्यूशन में बहुत सारे लोग होते हैं। आपने बोला कि ह्यूमन बीइंग है, उसमें यूपीएससी रैंक के भी अधिकारी आते हैं, उसमें क्लर्क लेवल के भी अधिकारी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो चीजें होती हैं। आखिर अब जो कोचिंग संस्था है, जिसको 2017 में, जब मैंने डेटा पढ़ा तो 2017 में बंद करने का आदेश दे दिया गया था, उसके बाद दोबारा से उस आदेश को वापस कर लिया जाता है और फिर से कोचिंग वहां पे चलने लगता है। और अब जाकर के अचानक से सबके पे डंडा गिर रहा है कि नहीं, बेसमेंट में कोई नहीं चलेगा। दिल्ली वाला केस हुआ था, वहां पे 23 बच्चों की जान गई थी। तो क्या उसके बाद सरकारें नहीं जाग सकती थी? उत्तर प्रदेश में घटना हुई है, क्या बाकी राज्य की सरकारें जग रही हैं, चाहे बीजेपी शासित हो चाहे गैर बीजेपी शासित हो? उसमें मुझे लगता है खास तौर से छात्रों पे तो सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एकदम सही बात है। बहुत ही दुखद घटना हुई जो इस तरह की घटनाएं हुई, और कहीं ना कहीं देखिए, नियम बनाने का काम और नियम लागू कराने का काम भी हम सरकार का ही है जी। ये लोच हुए सरकारी अफसरों का, जिस तरह से थोड़ी सी लापरवाहियां हुई हैं, दंडित भी किए गए, तमाम अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है जी। वो एक मिसाल के तौर पे ही उनको सस्पेंड किया गया कि और भी जिले, जहां जैसे हमारे यहाँ अभी चल रहा है, काशी में भी चल रहा है, बहुत सारी संस्थाएं सीज की है, सभी संस्थाएं जिनके में फायर एग्जिट नहीं है, आने जाने का रास्ता अगर क्लियर नहीं है, निश्चित तौर पर उनको बंद कर देना चाहिए। देखिए, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो सकता जी। और इस पे कोई भी समझौता करने के लिए कोई भी सरकार कभी भी तैयार नहीं रहती है जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना है जो भी बच्चों की निधन हुए। वाकई आदमी बोल नहीं सकता। हमारे सभी नेता इसमें काफी भावुक भी हुए थे और हम लोग भी ये बराबर अपने अधिकारियों से ही, आज ही हम लोगों की बैठक हुई थी तो उसमें इस बातों को रखा गया जी कि काशी जैसी शहर जहाँ पे हम लोग हैं, कम से कम इसको 100% प्रूफ, फुल प्रूफ किया जाए जी कि अपनी गलती, माने इस तरह की सरकारी किसी भी नियमों का उल्लंघन करके कोई भी संस्था संचालन न कर पाए। जी। अब आते हैं थोड़ा सा आपके राजनीतिक जीवन की तरफ।
आपने जो शुरुआत की वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, तो उससे पहले की अगर आप थोड़ी सी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएं, हिंदू विश्वविद्यालय कैसे पहुंचे और फिर वहां पे राजनीति में कैसे जुड़े, अगर इसके बारे में थोड़ी सी आप चर्चा करें। देखिए, हम लोग तो शुरू से जब छात्र थे, क्लास 10th में भी मेरी हाइट अच्छी थी, तो छात्र संघ बहाल एक आंदोलन था काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, तो उसके चक्कर में पुलिस ने मुझे भी उठा ले गया। जब आप 10वीं में पढ़ रहे थे। जब चालान होने का समय आया और उसने ये पूछा कि भाई आप कैसे, तुम्हारा क्या नाम, एज बताओ। मैंने बताया मैं तो क्लास 10th में हूँ। तो उसने मुझे तुरंत वहाँ से भगाया कि तुम अब भागो, तुम कैसे आ गए। तो पहले शुरू से ही छात्र राजनीतियों में छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ने का हम लोगों को एक जज्बा था जी। और आज भी कोई भी इस तरह की मुद्दे आते हैं तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कभी हमारी पृष्ठभूमि पारिवारिक ऐसी नहीं रही कि हम लोग किसी राजनीतिक परिवार से थे जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जब पहला एंट्रेंस ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में बेस्ट 10 क्वालिफाई करने वाले हम अपने फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में था। छात्र राजनीति भी करने का, चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन अपने लोगों ने, अपने शुभचिंतकों ने उस समय छात्र राजनीति में हम लोगों को उतारा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन का मैं चुनाव भी लड़ा जी। और काफ़ी सफल रहा मैं उसमें। इसी तरह धीरे धीरे छात्र राजनीति से चलते चलते हम लोग आए आंदोलन में। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था सिर गोवर्धनपुर आंदोलन, जिसमें मायावती जबरदस्ती एक्वायर करना चाहती थी जमीन को। अच्छा। और उस जमीन को हम लोगों ने एक्वायर नहीं होने दिया। उस समिति का भी मैं महासचिव था जी। और वो एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी कि मायावती जी को उसको बैक करना पड़ा और वहाँ से सिर गोवर्धनपुर छोड़ के रविदास घाट पे उन्होंने जमीनों को एक्वायर किया। एक शुरू से बचपन से था अन्याय के खिलाफ लड़ने का, या कहीं बहुत ज़्यादा कोई जाति कर रहा तो उसके विरोध में बोलने का जी। तो वही एक नशा हो गई। और धीरे धीरे हम लोग राम जन्मभूमि का जब उद्घोष हुआ तो उसमें काफ़ी हम लोगों ने भागीदारी लिया जी। उस समय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट को फूंक दिया गया था। अच्छा। तो उसी के प्रतिशोध में हम लोगों ने यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट में आग लगा दी, बीएचयू में। तो वो एक छात्र राजनीति थी, चुनाव लड़ने की ऐसी बहुत मंशा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट यूनियन का मैं चुनाव लड़ा। स्टूडेंट यूनियन के बाद फिर थोड़ी सामाजिक जीवन में सामाजिक कार्य करने लगा जी। फिर हम लोग 2014 में जब यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान हुआ, तब हम सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण निष्ठा माने पूर्ण समर्पण के साथ काम करना चालू किया। और पार्टी ने उसका रिगार्ड भी दिया कि 2016 में मुझे जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके पहले मैं एक बूथ का प्रभारी था, उसके पहले मैं एक सेक्टर संयोजक की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर थी जी। फिर 2016 में मैं यहाँ पे जिले का उपाध्यक्ष हुआ और पार्टी हमारे राजनीतिक अभिभावकों और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के समर्थन और सहयोग से आज मैं 10 साल से ज़्यादा समय तक उपाध्यक्ष पद पे हूँ। इसके लिए पूरा श्रेय हमारी पार्टी को जाता है कि उसने मेरे प्रति इस तरह की निष्ठा रखी जी। तो जब 2014 में आपने बोला कि मोदी जी आए और उसके बाद आप भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल हुए और फिर 2016 में आपको जिम्मेदारी मिली, तो 2014 में ऐसा क्या आया? क्योंकि एक तो होता है कि प्रधानमंत्री बन जाए और उसके बाद आए कि नहीं मैं भी साथ में जुड़ जाता हूं। जो पार्टी में थे तो वो तो पार्टी में थे, लेकिन आप एक वो जो राष्ट्रवाद की और जो डेवलपमेंट विकास की बात लेके आए थे जी नरेंद्र मोदी जी, तो उस बातों को हर नौजवान प्रेरित था, हर लोग उससे जुड़ना चाहते थे जी। जिस तरह से गुजरात मॉडल पे उन्होंने काम किया था जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा संदेश था पूरे देश को जी कि देश बदलेगा। और आज ये हम कहने में एकदम वो हैं कि पूरा देश ही नहीं बदला, समाज भी बदला है। सामाजिक रूप से लोगों को उन्होंने मजबूत किया जी। तो वो एक उनका संदेश जो था शुरू से गुजरात से जब वो निकले तो उससे हम लोग प्रेरित थे कि नहीं, इनके नेतृत्व में देश निश्चित एक गौरवमयी इतिहास बनाएगा। तो उस इतिहास बनता देख रहे हैं हम लोग रोज। जी, आपने गुजरात मॉडल की चर्चा की और मैं थोड़ा सा गुजरात मॉडल से जब कंपेयर करता हूं बनारस को और पूर्वांचल को, तो मुझे लगता है कि वो गुजरात मॉडल शायद बनारस और पूर्वांचल तक नहीं पहुंचा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो कि हम लोगों के नेचर में है, जी जैसे बनारसीपन। जी एक समय था शुरू में जब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ फावड़ा लगाया और स्वच्छता का अभियान चालू किया, जी जी तो काफी लोग इस पे ये चर्चा करते रहे कि प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है। लेकिन आज ये कहने में गर्व महसूस होता है कि हमारे घर का भी बच्चा चलती गाड़ी में से कोई एक डस्ट नहीं करता है, कूड़ा उसका भी बहुत बड़ा बाहर असर नहीं है। फेंकता जी, है। जी जी एक ये बहुत बड़ा उसकी जो नैतिकता, जो उसके मॉरल उसका बुशअप हुआ, जी अंदर से उसको ये लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा मिशन था। जी तो ऐसा नहीं है, गुजरात मॉडल, गुजरात पहले से ही थोड़ा डेवलप था। जी गुजरात चूंकि समुद्री समुद्री सीमा किनारा से, था, उसकी वजह से समुद्री सीमा से वो जुड़ा हुआ था, तो वहाँ पे चीजें पहले से इंडस्ट्री थी, सब कुछ था। जी बनारस में जो तंग गलियां थी, जो बनारस की सड़कों की स्थितियां थी, जो बनारस में पर्यावरण का मामला था, आज रोजगार का मामला था, तो ये सभी चीजों में प्लास्टिक चेंज आए हैं। जी अब गुजरात मॉडल हम लोग इसलिए कहते हैं, वो डेवलपमेंट को एक आदर्श बना के हम लोग चले, और आज लगभग काशी का डेवलपमेंट उसी तर्ज पे हुआ। नहीं, थोड़ा सा मैं इस पे आपसे चाहूंगा कि आप इस पे ध्यान दें और ऊपर संगठन तक ये बात जाए, सरकार में बात जाए कि अगर गुजरात मॉडल जो वाइब्रेंट गुजरात था, क्योंकि 2000 से लेकर के 2013 तक प्रधानमंत्री जी वहाँ पे थे और उसी मॉडल को पूरे देश में लोगों ने उम्मीद की थी और विकास हुए हैं। जो सड़कें और गलियों की आप बात करें, उसका अगर हम 10 साल पहले जाए तो उससे 100 गुना या उससे ज़्यादा की विकास हुई है और गतिविधियां हैं और सामने दिखती हैं, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे सड़कें हो, शासन व्यवस्था हो, बहुत सारी चीज़ें एकदम से, मतलब उसका कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता, जमीन आसमान का है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या 12 सालों में 12 बड़ी फैक्ट्रियां या रोजगार के संसाधन बनारस में नहीं आए या पूर्वांचल में नहीं आए? इस पे लगता है कि मुझे स्थानीय नेताओं ने और स्थानीय जनता ने शायद अपनी मंशा नहीं दिखाई, इसके लिए ऊपर के लोगों का ध्यान नहीं गया है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, टूरिज्म अपने आप एक इंडस्ट्री है जी अगर हम लोहे की इंडस्ट्री यहाँ बैठाना चाहें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, न मेरे पास आयरन ओर है जी, न मेरे आसपास कोयला है जी, न हमारे आसपास मैग्नीज है जी, हमें सब चीज लाना पड़ेगा, या तो मैं वेस्ट बंगाल से लाऊं, जी, या मैं उड़ीसा से लाऊं, जी, या मैं मैग्नीज बाहर से लाऊं। सी पोर्ट भी हमारे बगल में नहीं है। उसकी जो कॉस्टिंग आती है यहाँ पे इंडस्ट्री की, हम यहाँ इंडस्ट्री लगाने की बात करके किसी लोगों के दिल को जीत सकते हैं कुछ समय के लिए, जी, लेकिन उस वायबिलिटी उस इंडस्ट्री की, टूरिज्म को आप बड़ा इंडस्ट्री नहीं मानते। केरल से एक व्यक्ति लेके 1 लाख रुपया निकलता है, वो बनारस में उतरता है, सबसे पहले वो टोटो वाले को पैसा देता है, जी, होटल वाले को पैसा देता है, जी, पान वाले को, चाय वाले को, समोसा को, नाविक को, पुजारी को, हमारे फूल वाले माली को जी, देते हुए, हमारे बुनकर भाइयों को साड़ी वाड़ी खरीदते हुए, यहाँ के लौंगलता समोसा खाते हुए 60-70 हजार रुपया बनारस में दे के काशी विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, मोदी जी को धन्यवाद करते हुए चला जाता है। 70 हजार रुपया तो वो केरल के किसी बैंक में था, जी, वो 70 हजार आज यहाँ लगा है। जी, एक टूरिज्म इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जी, लाखों लोगों को रोजगार मिला है, जी, तमाम दुकानें खुली हैं, तमाम ट्रांसपोर्ट के काम चल रहे हैं, टैक्सी ट्रैवलर चला रहे हैं, टैक्सी के लोग चला रहे हैं, ओला उबर जैसी कंपनियां आ गई, वहां भी हमारे लोगों को रोजगार मिल रही। रोजगार की परिभाषा को पहले हमें आपको डिफाइन करना होगा। जी, नौकरी हमें कैसी चाहिए? हाँ, असेंबल कंपनियां खोली जा सकती हैं कि किसी बड़ी कंपनियों को लाया जाए। दिक्कत कहाँ से हुई? दिक्कत हुई राहुल गांधी के, जो उसने फाड़ दिया था लैंड अधिग्रहण का जो नियम उसने बनाया, किसानों के हित में बहुत अच्छा काम था। मैं एक आपको बता दूं, बहुत अच्छा था कि 4 गुना मिलना है, ये मिलना है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए बड़ी दिक्कत थी। जी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ आई नहीं, उस कारण से प्रयास हो रहा है। योगी जी ने बहुत ज्यादा यहाँ पे, आज आप देखिए एमएसएमई की इतनी ज्यादा यूनिट यहाँ खुल गई, छोटी छोटी यूनिट, सब्सिडी यूनिटें यहाँ खुल रही हैं। जी, ऐसा नहीं, बड़ी इंडस्ट्री खोलना निश्चित है, सरकार प्रयास कर रही होगी, कहीं ना कहीं कोई चीज खोलने का प्रयास भी चल रहा है। अभी हमारे बगल में अरविंद मिल, इतनी बड़ी फैक्ट्री आ गई, अच्छा, पूरी कपड़े यहाँ बन रहे हैं। इसी तरह हमारे अमूल की इतनी बड़ी फैक्ट्री आ गई। जी, रामनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट में जब कभी कोई इंडस्ट्री नहीं चलती थी,
और रामनगर इंडस्ट्रियल इस्टेट चले जाइए, जीवनाथपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट चले जाइए, करखियाव इंडस्ट्रियल इस्टेट चले जाइए, सभी इंडस्ट्री भरे हैं। लोगों को एक भ्रम है, काम करना, काम दिखाना, काम देखना। जी नियत अगर सही है, आप जागरूक पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, आप इन तीनों इंडस्ट्री को जाके देखिए। आज से हम 15 साल पहले की बात करते हैं, बहुत बड़ी लैंड एक्वायर हुई थी, लेकिन 10-20 यूनिटें चलती थी। जी लेकिन आज आप तीनों इंडस्ट्री में, हम लोग पास लोग आते हैं कि यार कहीं अगर प्लाट हो इंडस्ट्रियल इस्टेट में तो आप हमें दिलवाइए। अच्छा। तो हमने उस जो बड़ी इंडस्ट्री की आप बात करो, उसको हम लोगों ने माइक्रो लेवल पे एमएसएमई के सब्सिडी इंडस्ट्रीज को ला के आज काम हो रहे हैं। बहुत व्यापक स्तर पे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री भी आई है। हाँ, बड़ा छज्जा वाला, जी बड़े छत वाले इंडस्ट्री अगर लोग खोज रहे हैं तो वो नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, 2-3 बड़ी कंपनियां आ गई हैं। अरविंद मिल का काम चालू हो गया, अमूल का काम चालू हो गया, एक और रामनगर के पास बड़ी इंडस्ट्री लग रही है किसी एग्रो प्रोडक्ट का। जी यहाँ पार्ले की बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ ब्रिटानिया की इंडस्ट्री आने जा रही है। जी सभी कुछ चल रहा है क्योंकि स्मूथ हमें माहौल मिला है। एक हमारा डर के विहीन, पूरा आतंक विहीन यूपी मिला है। जी तो इंडस्ट्री भी आ रहे हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या है। टीसीएस जैसी संस्था हमारे यहाँ बनारस में ही है, जी जो कंप्यूटर साइंस से पढ़े हुए लड़कों को नौकरी दे रही है। जी नहीं, बढ़ी है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा, और क्योंकि सड़कें बनी हैं तो रोजगार तो आएंगे। लेकिन थोड़ा जो आपने बोला कि असेंबलिंग वाली, जैसे टाटा हो गया, चाहे फोर्ड मोटर्स हो गया, या जो बड़ी बड़ी कार की कंपनियां हैं, वो या तो जो आईटी हब से, जैसे मैं पुणे से आया हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ, तो मैं वहाँ की चीज़ों को देखता हूँ और फिर उसको यहाँ पे जब कंपेयर करता हूँ तो मैं लगता है कि बहुत पीछे छूट गया हूँ। तो उस पर भी अगर थोड़ा सा विचार हो, और उस पर भी, क्योंकि आपने बोला टूरिज्म आई है, और जहाँ पे आपने जो भी चीज़ें बताई, चाहे वो टोटो वाला बताया, चाहे मंदिर के सामने ठेले वाला बताया आपने, चाहे लौंगलता समोसा वाला बताया, उसमें कहीं पे भी बीएचयू का छात्र शायद मुझे फिट होता दिखाई नहीं दे रहा है, जो आईआईटी बीएचयू से पढ़ रहा है या जो एमबीबीएस कर रहा है। बीएचयू आईटी का लड़का एमएसएमई के थ्रू काफी इंडस्ट्रियां डाल रहे हैं। जी आज हमने जो त्रिकोण बनाया, काशी, विंध्याचल, अयोध्या, जी, अब इस त्रिकोण में जितने होटल वाले हैं, जितने ढाबा वाले हैं, जी जितने टैक्सी चलाने वाले, चाहे पान की दुकान वाले हैं, अगर आप इनको नहीं मानते, आप नौकरी चाहते हैं जी, कि नौकरियां कितने को मिली, तो आपके पास डाटा सरकार हर बार दे रही है कि हमने कितने लाखों लोगों को रोजगार दिया, इंडस्ट्री दी। जी आईआईटी के लड़कों के लिए यहाँ पे ऐसा माहौल जो आप कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा उसमें कमी है, जिसके कारण लोग बेंगलोर और पूना और हैदराबाद जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं। हर जगह की देखिए अपना एक नेचर है। काशी का अपना एक नेचर है। काशी टूरिज्म को पे धार्मिक आस्था की एक जगह है। जी इसको हम भी मानते हैं कि इसको रेजिडेंशियल कॉलोनी के रूप में ही डेवलप करना चाहिए। इंडस्ट्री हमारे अगल बगल लगे हैं, मिर्जापुर, पूर्वांचल में लगे, सोनभद्र में लगे, जैसे अनपरा लगा है, एनटीपीसी है आपका, और हिंडाल्को है, वैसे इंडस्ट्री चंदौली में, भदोही में की काफी कंपनियों से बातचीत चल रही है। बुंदेलखंड में कौन सोचता था कि जाके वहाँ राफेल और ब्रह्मोस बनेंगे, जी, जी, बनना चालू हुआ है। जी धीरे धीरे इंडस्ट्री के लोग और भी आ रहे हैं, अब उनको और भी, क्योंकि हमारे यहाँ बल्क में जमीनें नहीं है, जी, उपजाऊ जमीन है। पूर्वांचल, ये बनारस के चारों तरफ आप देखिएगा तो उपजाऊ जमीन है। ये वो उसर बंजर वाली जमीन है। किसान अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता है, जहां भी अधिग्रहण हो रहा है वहां पे आंदोलन हो रहा है। जरूर, निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि उपजाऊ जमीन है। जी, ये किसान उससे जुड़े, और हमारे यहाँ बड़ा काश्तकार नहीं है, किसी को 500 एकड़ की जमीनें नहीं है। जी जी, सब 2, 4, 5, 10, मैक्सिमम 25 बीघे के काश्तकार पड़े बचे हैं, तो उनकी अपनी पूरी उससे जीविका चलती है। हमारे यहाँ सब्जी का उपज बहुत अच्छा होता है। जी, हमारे इस बेल्ट में आप चले जाइए, रमना से लेके हमारे रोनिया विधानसभा में सभी किसान करोड़ों रुपए का सब्जी बेचते हैं। जी, उनकी जमीनों को अगर हम एक्वायर करते हैं, मुआवजा देते हैं, तो निश्चित वो विरोध करेंगे, क्योंकि उनका पूरी रोजी रोजगार उसी से जुड़ा है। और एक आदत बना हुआ है, भले पैसे कितने भी मिल जाए, जो आदत बना है एक हमेशा से कि नहीं उठना है और खेत में जाना है, तो वो है अभी भी थोड़ा आएगा। आते हैं आपकी फिर से संगठन की तरफ। जब आप जिला उपाध्यक्ष बने तो उसके पहले और उसके बाद में क्या अंतर, क्योंकि संगठन की राजनीति को थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ, युवाओं को समझाना चाहता हूँ, तो क्या दिनचर्या होती है, कैसे कार्यक्रम डिजाइन होते हैं,
क्योंकि भाजपा की जो संगठन की राजनीति है, यहाँ पे बनारस में 8 जिला उपाध्यक्ष है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी जी। और सबको सब लोग जानते हैं। बाकी दूसरी पार्टियों का लोग किसी को, यहाँ पे तो बूथ अध्यक्ष को लोग जानते हैं और उनके यहाँ भी कार्यक्रम होता है, मंडल अध्यक्ष को लोग जानते हैं। बाकी दूसरे पार्टियों में तो जिला अध्यक्ष का नाम जानना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कैसे डिफरेंट है, क्योंकि आप लोगों के डेली के एक्टिविटीज प्लान होते हैं, मतलब भाजपा रोज लोगों के टॉप ऑफ द माइंड रहना चाहता है, कैसे करते हैं आप? देखिए ये बहुत एक इसीलिए नहीं दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक दल है जी। यहाँ पे। हमारे यहाँ जो हमारा कार्यकर्ता जाता है या भाजपा में जो आता है उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है जी। राष्ट्र के गौरव के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के उस सम्मान के लिए वो जीता है जी। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कोई व्यक्तिगत काम कहीं नहीं रहता है जी। आज हमारे बूथ से लेके, सेक्टर से लेके, हमारे जिले से, क्षेत्रीय टीम से लेके जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को किसी न किसी माध्यम से हम लोगों की पार्टी ने प्रयास किया कि वो बूथ लेवल पे जुड़े। जी। हम लोगों की हमेशा आज मन की बात थी, जी। सभी लोगों ने अपने अपने बूथों पे मन की बात सुनी। जी। मन की बात तो एक ज्ञानवर्धक चीज है जो प्रधानमंत्री जी पूरे देश से खोज के लाते हैं। जी। लेकिन वहां जब हम पूरे बैठ के बूथ के पूरी टीम बैठ के आपस में सुनती है और सुनने के बाद जो चर्चा करती है, आपस के कभी द्वेष की भी बातें होती हैं, कभी संगठन की कोई नाराजगी होती है उसकी ही बात होती है, वो उसी दिन समाप्त हो जाती है। ये एक बैठाने का तरीका है। जी। मन की बात सब लोग सुने, उसके बाद चाय हुआ, थोड़ा सा जलपान हुआ और आपस में सभी लोगों ने बातचीत किया। आगे की जो हमारी कार्य आए हैं उसकी योजनाबद्ध तरीकों से उसका वहीं पे बातें हुई और उसके बाद चले गए। तो ये हम लोगों का रोज का हैबिट है। आज तमाम कार्यक्रम आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव आ रहा है इसलिए। हम लोग 10 साल से कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं। बूथ से संपर्क रखना, शक्ति केंद्रों पे अपने बैठकों को निर्धारित करना, पार्टी की नीति रीति को नीचे तक ले जाना, पार्टी की योजनाओं, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, यही हम सबों का पहला लक्ष्य होता है। इसलिए आपस में हमेशा हम मिलते हैं और एक भाईचारा जैसा संबंध, एक परिवार जैसा संबंध हमारी पार्टी में रहता है। जी। अब अगर उसके बाद देखिए, क्योंकि आपने संगठन की जिम्मेदारी निभाई है, 2017 और 2022 के उम्मीदवारों में एक प्रबल दावेदार थे आप। एनी हाउ टिकट लास्ट मिनट पे नहीं मिला या जो भी चीज़ें पार्टी की जो मंशा रही हुई, लेकिन फिर भी आप संगठन में उसी दमखम से लगे रहे। ये जो मानसिकता है या जो दृढ़ता है ये कहाँ से आती है? क्योंकि दूसरे पार्टियों में ये चीज नहीं होती। हमने टिकट नहीं मिला, दूसरी पार्टी से खड़े हो गए, नहीं होंगे निर्दल खड़े। पहले क्या किया, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है जी, दल सर्वोपरि है। किन्हीं कारणों से नहीं मिला, ठीक है, हम लोगों ने उतना ही मन से पूरा जोर भागीदारी जितनी हो सकती थी जी, हम लोगों ने उसको पूरी तरह समर्पित किया। सभी लोग लपटे, क्योंकि पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी की जीत में हम लोग सभी की जीत है। हम लोग उसके बाद 17 में भी काफ़ी हम लोगों ने काम किया जी। उस समय परिवर्तन यात्रा का वो देखता था, और लास्ट सभा हमने अपने रोहनिया में प्रधानमंत्री जी की परिवर्तन यात्रा की हुई थी, उसका मैं संयोजक था जी, वहाँ से मुझे टिकट तो नहीं मिला था जी, लेकिन मेरी ये थी कि नहीं वहाँ सभा हो। लास्ट आवर में वो सभा हमने कराई, वो सभा कहीं और होना था, लेकिन ये थी कि नहीं वो रोहनिया में होनी चाहिए। और रोहनिया में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने माना, हमसे कहा रात भर में इंतजाम 2 दिन में हो जाएगा जगह का। मैंने जगह का इंतजाम किया और वो ऐतिहासिक जीत हुई। पूरा हम लोग 8 की 8 सीट जीते। 22 में इसी तरह हुआ। पार्टी ने अंतिम हमारे अलायंस को चली गई, ठीक है, अलायंस हमारे साथ है, उसने के पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। उस समय पार्टी ने ये कहा कि अब आपको सेवापुरी देखना है, सेवापुरी के आप प्रभारी बना दिए गए चुनाव की दृष्टि से। तो हम लोगों ने सेवापुरी में, उस समय नीलू जी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, बेचारे चल नहीं पाते थे, लेकिन पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठा के तालमेल करा के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों को मिला के हम लोगों ने पुनः 22 में चुनाव सेवापुरी हम लोग जीते, जो कि असंभव लगता था। उस समय भी आपको याद होगा कि अंतिम सभा हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व से कहा था कि एक सभा मेहदीगंज में फिर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सीट पे थोड़ी टफ कंपटीशन हो सकती है। और पार्टी ने उस चीज को माना और अंतिम सभा वहीं मेहदीगंज में हुई और फिर हम सब चुनाव जीते। तो पार्टी का जो निर्देश होता है उसको हम लोग पूरा करने के लिए आए हैं और उसी भाव से लगे हुए हैं कि पार्टी
हमेशा बढ़ती रहे, राष्ट्र गौरव की ओर चलती रहे, यही हम लोगों की पहली नहीं, इच्छा ये है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना संयम रखना कि एक उम्मीद लगा के रखना, नहीं मुझे प्रत्याशी बनना है और फिर उसी संयम के साथ दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए लग जाना, ये शायद भाजपा के कार्यकर्ताओं नहीं, से और आप हमारा जैसे कार्यकर्ताओं से लोगों को सीखना हम चाहिए। लोग के पार्टी का ये संस्कार है। चुनाव के पहले टिकट के लिए प्रतिद्वंदता हो सकती है। जी। प्रतिद्वंदता क्या है, सब लोग भाग लेते हैं, मांगते हैं, सब लोग अपनी अपनी चीजों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब चुनाव में जिसको टिकट मिल गया वही हमारा नेता है। हमारा नेता कमल का फूल है, हमारा गौरव कमल का फूल है। कौन प्रत्याशी है ये नहीं मतलब है, कमल खिलता रहे, यही हम सब लोगों की पहली मानसिकता रहती है। 2027 में क्या तैयारी है, कहाँ से तैयारी है, कैसे देखते हैं अपने आप को, किस रूप में देखते हैं? उसी तरह कार्यकर्ता भाव से है। पार्टी अगर इस तरह समझेगी कि नहीं इनको चुनाव में भाग लेना चाहिए, जी। वो पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी अगर इस तरह से निर्णय करती है या उस योग्य समझती है कि नहीं अब इनको चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ाना चाहिए, वो भी एकदम आंखों पे है कि उनका उस आदेश को ही माना जाएगा। और ये तो भविष्य की गर्त में है क्या होगा, लेकिन एक ही चीज है कि कमल आदर्श है। अगर उस तरह का आदर्श मिला, उस तरह का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलेगी तो किया जाएगा। नहीं, क्योंकि हम लोग रहते हैं क्षेत्र में, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तो सेवापुरी से भी आपके नाम की चर्चा रहती है, रोहनिया से भी नाम की चर्चा रहती है। अगर आपसे पूछा जाए या आपकी मंशा होगी तो आपके लिए कौन सा विधानसभा ज़्यादा फेवरेट होगा? देखिए, हम लोग चॉइस वाली स्थिति में नहीं रहते जी। चॉइस, संगठन चुनाव लड़ाता है जी। दल चुनाव लड़ाता है। व्यक्तिगत सुरेश सिंह चुनाव नहीं लड़ते जी। या कोई और व्यक्ति नहीं लड़ता है, ये पूरी पार्टी चुनाव लड़ाती है। पार्टी का निर्देश जहां होगा, जी। अगर उस योग्य समझेगी कि नहीं सुरेश को चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम लड़ेंगे। जहां पे अगर उनका आदेश होगा, उस आदेश को मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी। चाहे वो रोहनिया हो, चाहे कोई भी जगह हो। जी। प्रदेश की नई कार्यकारी समिति बनाई गई है, 1-2 दिन पहले ही सबका नाम का घोषणा हुआ है। किस तरीके से आप देखते हैं उस कार्य समिति को? किस तरीके से, क्या, क्योंकि जो मैंने देखा या जो मैंने पढ़ा उसमें ये दिखा ज़्यादातर कि नहीं, सभी जातियों को साधने का काम किया गया है, सबसे ऊपर उसको रखा गया है, बाकी सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए। तो आप किस तरीके से? देखिए, पार्टी पूरी तरह से समावेशी और सस्पर्शी है। जी। हर व्यक्ति का साथ, हर व्यक्ति का विकास जी। जात के आधार पे नहीं है। जितने भी हमारे पदाधिकारी प्रदेश में बनाए गए हैं, सब कर्मठ लोग रहे हैं। उनका पीछे का आप इतिहास देखेंगे तो सभी ने संगठन में अपना एक लंबा योगदान दिया है। जी। तो बहुत ही बेहतरीन टीम बनी है हमारे प्रदेश में, और उनको हम सब हार्दिक शुभकामना देते हैं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में सब लोगों को फिर एक बार चुनाव में जाना है। तो मैं तो अपनी ओर से बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में एक सफल चुनाव संपन्न हो। जी। आगे आने वाला जो 2027 का चुनाव है, उसमें किस तरीके से आप देखते हैं जो बीजेपी का टक्कर होगा? क्योंकि जहां तक उम्मीद है कि कांग्रेस और सपा तो गठबंधन में रहेंगे और बसपा रहेगी, तो किससे ज़्यादा आपको टक्कर दिखता है, बसपा से या ये जो गठबंधन है उससे? या आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप अपनी पार्टी के नहीं, हम लोग देखिए अपनी नीति रीति जो पार्टी की है, कितना काम गिनाना चालू करूंगा तो पता नहीं कितने समय लग जाए। जी। क्या नहीं किया, कौन सा तबका ऐसा है जिसको छूटा है लाभ से? ऐसी सरकार जो कि जन जन तक उस लाभ को पहुंचाने का प्रयास किया। तो अब ये लड़ाई में 24 के आधार पे कोई संविधान का एक किताब लेके, मैं पूछना चाहता हूं छोटी सी जो किताब लेके टहल रहे थे उनसे, कौन सी संविधान में चेंज आ गया? किन लोगों के हित का हित किया गया? लेकिन वो एक बार बार चाहे कि आप उसी अफवाह को लेके फिर सफल हो जाएं, ऐसा नहीं है। जनता जान चुकी है और बहुत जनता में ये अफसोस है कि उन चीज़ों पे, उन बातों पे हम लोगों ने भरोसा किया, और इस बार हमारी टक्कर किसी से नहीं है। राष्ट्रवाद बनाम फिर से ऐसे लोग जो कि हमेशा राष्ट्र को तोड़ने का काम किया है, जिनको भारत से ज़्यादा पाकिस्तान की चिंता रहती है, लड़ाई उन लोगों से हमारी। सपा कांग्रेस इसके पहले भी अलायंस करके लड़ चुकी है, हंस रहा आप लोगों ने देखा ही था। जी। सपा बसपा भी अलायंस करके लड़ चुकी है,
जब जनता आपके साथ है, जनता के हितों के लिए जब हम 24 घंटा जागने वाली सरकार है, जनता की व्यवस्थाओं को लेकर संघर्ष करने वाली पूरी की पूरी टीम हमारे पास है, तो ऐसे जगहों पे हमें नहीं लगता कि किसी वो लोगों से हम लोगों का कंपटीशन है। हम लोग बहुत ही ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे जी अपने दोनों शीर्ष नेतृत्व के भरोसे, जी। और एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। जो आपने कहा और वो बहुत बड़ी बात कही, मुझे लगता है सपा को उसी का गुमान है कि पिछली बार जब संविधान का डर दिया था कि नहीं अगर इस बार मोदी सरकार आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, और इस बार फिर से वही फतवा लेकर के अखिलेश जी मैदान में है और वो जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा उनसे या उनके स्टेटमेंट से कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन जो जनता को डरा करके वोट मांगने वाली बात है कि उनका कहना है कि अगर 2027 में बीजेपी जीत जाती है तो ये आखिरी चुनाव होगा। मुझे लगता है कि इस पे जनता को भी ध्यान देना चाहिए और बीजेपी को भी ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, आप अपनी विचारधारा के साथ आइए, आप अपने कामों की वजह से आइए, आप विकास की जो परियोजनाएं हैं उस पर बात करिए, लेकिन डरा करके वोट मांगना उसको आप कहां तक जाए। इनका शुरू से रहा है कि डराना, पहले भाजपा से लोगों को डराते थे जी, फिर जात के नाम पे लोग देश को बांटने का काम किया इन लोगों ने जी ये परिवार आधारित जो राजनीतिक दल हैं, जी, जिनको सब कुछ अपने लिए चाहिए, ये जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, व्यक्तिगत इनकी दुकानें बंद होती जा रही हैं। चाहे वो कांग्रेस की दुकान हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी की दुकान हो, ये दुकानें अब इसलिए कमजोर करें क्योंकि जनता इनको जान चुकी है। ये केवल अपने परिवार के हित के लिए संघर्ष करते हैं, अपने परिवार के हित के लिए लोगों को बरगलाते हैं, और जब ये सत्ता में आते हैं तो ये क्या काम करते हैं ये पूरी देश और पूरा प्रदेश देख चुका है जी। भाई भतीजावाद की जिस तरह से बोलबाला रहती है वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सभी जाति का एक सम्मान है। हमारे यहाँ जो अलायंस भी है, देखिए सभी जाति के लोग एक साथ मिलके हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिक्कत परिवारवाद पार्टियों को, जिनको ये बार बार याद आ रही है कि अगर इस बार भी हम चुनाव हार गए तो फिर आने वाली जो उनके बेटे बेटियां तैयारी कर रहे हैं चुनाव को, उनका भविष्य क्या होगा? उनका भविष्य, क्योंकि दूसरा कुछ तो है नहीं उनके पास बैकअप, तो वो अपने भविष्य के उन बच्चों के लिए चिंतित हैं, प्रदेश के जनता के लिए कहीं से चिंतित नहीं। लेकिन मुझे लगता है जो भाजपा की अलायंस पार्टियां हैं वहां पे भी वही जातिगत पार्टियां हैं और वहां पे भी परिवार को ही सर्वोपरि रखा जाता है। अब वो क्योंकि आपकी अलायंस पार्टी है तो मुझे नहीं लगता कि उसके खिलाफ आप लोग कमेंट करेंगे, बट वहां पे भी अगर देखा जाए, मैं तो नाम लेने में गुरेज नहीं करूंगा, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, उनके ही परिवार के लोगों को पहले सबसे ऊपर रखा गया है, चाहे संजय निषाद जी की पार्टी हो, और उसके बाद ही जो है बाकी जनता की बातों को ध्यान में रखा जाता है। समाज में इन वर्गों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी के साथ चलने वाले उनके लोग हों, चाहे अनुप्रिया जी के नेतृत्व में चलने वाले उस समाज के लोग हैं। इन लोगों ने समाज के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है जी। इनको हम ये नहीं कर सकते कि ये परिवारवादी हैं। एक किसी ने सोने लाल जी की विचारधारा को लेकर चला है तो ओम प्रकाश जी अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जी। तो इन लोगों को परिवारवाद तो उनको कहा जाएगा जिनकी 4-4 पीढ़ियां चल रही हैं जी। सत्ता पाने के बाद भी अभी उनको लगता है कि देश अधूरा है। मैं समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि इतने सालों सत्ता रहने के बाद तुम क्यों नहीं वाराणसी को ऐसा बना पाए, तुम क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बना पाए जी। तुम क्यों इस तरह के माफियाओं का पूरा एक जखीरा खड़ा रखा पूरे प्रदेश के अंदर। आपको तो मौका मिला था, आज हमने जब पूरा साफ कर दिया तो अब आपको ये चिंता हो रही है प्रदेश की। ऐसा ये नहीं कर सकते मुझे सत्ता नहीं मिली थी, सत्ता मिली थी तो आपने क्या किया था, और अच्छे समय के लिए सत्ता अच्छे समय लंबा उनके पिताजी थे, 2-2 3-3 बार ये रहे। इन्होंने क्या किया उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, इन्होंने क्या यहाँ की बच्चियों की सुरक्षा के लिए क्या किया, यहाँ की किस। आज तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी को। मुझे 10 साल में याद नहीं है कि मेरे पास अब कोई भी रिश्तेदार नातेदार का फोन आया हो कि बम्बई में भाई साहब हमको रहने की कोई व्यवस्था देंगे। मैं पूछता था क्यों, कहता था टाटा कैंसर में हमारा परिचित एडमिट है। पूरा पूर्वांचल ही नहीं बिहार ऋणी है उस व्यक्ति का, और 10 साल से एक फोन भी किसी रिश्तेदार ने किया, क्योंकि हमारे यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट 2 खुल गए जी। लाखों मरीजों को यहाँ फायदा हो रहा है, सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल यहाँ खुला। क्या बात करेंगे लोग। स्टेडियम की कभी कल्पना हमारे यहाँ का खिलाड़ी सोचता नहीं था कि हम स्टेडियम देख पाएंगे। आज वाराणसी की जनता ने, पूरी पूर्वांचल ये जान रही कि हमारे नौजवानों के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा सौगात प्रधानमंत्री ने दिया। ये तुलना करेंगे
सत्ता की, कहीं खड़े नहीं होते ये। अगर किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए, ये कहीं नहीं खड़े होते, और यही कारण है कि लगातार हार रहे हैं और लगातार हारेंगे। आपको क्या लगता है ये लोग हारने के बाद अब ये जो सूडो पार्टी लेकर के आए हैं, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, सूडो पार्टी ही कहूंगा क्योंकि आधिकारिक तौर पे वो पार्टी है नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, एक भाजपा विरोधी विचारधारा लेकर के आए हैं, तथाकथित देश के विकास की विचारधारा मुझे नहीं दिखती, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे प्रदेशों में मुद्दे हैं। अगर सबको उठाते तो मैं बोलता कि नहीं राष्ट्रवादी विचारधारा है, लेकिन मुझे लगता है भाजपा विरोधी विचारधारा ज्यादा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कॉकरोच जनता जैसी पार्टियों पे? देखिए, उनकी तो चर्चा करना भी, वो स्पॉन्सर्ड है जी, ये फॉरेन फंडिंग से, ये सब स्पॉन्सर्ड है। हमारे देश के नौजवानों को ये चाह रहे थे बरगला दें, ये कल्पना कर रहे थे कि जैन जी जैसी, जो हमारे जैन जी हैं, उनको हम फुसला लें। जी, ये हमारी देश सनातन धर्म से बड़ी धार्मिक संस्कारी लोगों की देश है। आप यहाँ इस तरह की चीजें लाके आंदोलित करने का प्रयास जो हो रहा था, जब उसमें वो सफल हुए, जैन जी आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए, तो इन्होंने कॉकरोच, ये कॉकरोच का मतलब क्या है? कॉकरोच दिशाहीन भागता है जी, उसको इधर पैर पटके उधर जाएगा, उधर पैर पटके उधर जाएगा, उसका कोई मिशन नहीं होता है। ये पूरे देश में एक पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, वो विचारधारा जब समाप्त हो गई, तो ये पूरी तरह से फॉरेन फंडेड लोग हैं जो इस देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि इस देश में नरेंद्र मोदी है, जिस पे पूरा देश विश्वास करता है, और एक आह्वान पे पूरा देश थाली बजाता है, एक आह्वान पे पूरा देश टॉर्च जला देता है। तो ये मोदी का देश है। ये उसी कॉकरोच की तरह कुचल दिए जाएंगे जो कि ज़्यादा नाली से निकल के अगर अगल बगल भागने का प्रयास करेगा तो। जी। एक आखिरी में, क्योंकि जैन जी की आपने बात की और युवाओं को सब लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगता है कि नहीं इजी कैच है, और इनको थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अगर इकट्ठा कर लिया जाएगा तो शायद देश में कोई आंदोलन आ सकता है, वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, क्या हो। तो आपका देश के युवाओं और खास तौर से इन जैन जी के लिए क्या मैसेज है, अगर एक आखिरी में आप अपना क्लोजिंग रिमार्क देना चाहें? मेरे अपने जैन जी पे पूरे देश को गर्व है। हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि रख के अपने अच्छे भविष्य का निर्माण करने में पूरी सरकार लगी हुई है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे रोजगार का मामला रहा हो, चाहे इंडस्ट्री का मामला रहा हो, नौकरी ही अल्टीमेट नहीं होता है। हम खुद को इस तरह डेवलप करें कि हम 100 को नौकरी दे सकें। जी, मैं जैन जी से तो यही अपील करूंगा कि अपने को इतना बुलंद करें कि लोग उनसे पूछें कि आप हमें कब नौकरी देंगे। बहुत बड़ी बात कही है आपने। एक लास्ट सवाल, अगर 2027 में आपको मौका मिलता है, चुनाव लड़ने जाते हैं, तो क्या क्या मुद्दे होंगे जो आप जिसको लेकर के चुनाव में जाना चाहेंगे? एक तो पार्टी की मैनिफेस्टो होगी, आपके व्यक्तिगत क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप मैदान में जाना चाहेंगे? देखिए, विधानसभाओं की जो समस्याएं होती हैं, जी, मेरा पहला प्रयास होना, या चाहूंगा कि जनता ऑफिस तक न जाए, सरकारी कार्यालयों तक न जाए, सरकारी कार्यालय जनता तक पहुंचे। भ्रष्टाचार अगर कहीं पनप रहा है, सब चीज है अवेलेबल, चीजें ठीक से अवेलेबल नहीं हो रही हैं, जानकारियां लोगों को नहीं मिल पा रही अभी भी। जी, किसान को क्या चाहिए वो बताने का दायित्व हम जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए, जो लोग भी, जी, कि उन किसान तक हम उन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं कि नहीं। बहुत किसान को जब तक हम जाके झकझोरेंगे नहीं, वो एक ट्रेडिशनल खेती करता है, जी, गेहूं चावल, इससे ऊपर नहीं जाता। क्या हम उसको दूसरे खेती में ले जा सकते हैं? क्या कैश क्रॉप में ले जा सकते हैं? क्या हम अपने यहाँ की बनी हुई प्रोडक्ट को अपने ही मार्केट में बेच सकते हैं कि नहीं? अगर मैं किसी विधानसभा में, जी, मैं किसी व्यक्ति से कहता हूँ चलो तुम गिलास बनाओ, चलो बच्चों तुम नौजवान हो, तुम गिलास बनाओ, वो गिलास रोहनिया के ही विधानसभा में बेचना है। अब बेचना कंपल्सरी है, लोगों को लेना कंपल्सरी है, क्योंकि वो मेड इन रोहनिया है और क्वालिटी है भाई, गुणवत्ता है, तब लीजिए आप। बाकी जो खरीद रहे हैं उससे अगर इस तरह का प्रयास, प्लस हमारी जो तमाम सरकारी योजनाएं, चाहे एमएसएमई का कैंप लगाना, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना, हमारा पहला लक्ष्य होगा कि जिस दिन हमारा कार्यकर्ता स्वावलंबी हो जाएगा, जब उसके पास अपने रोजी रोजगार होंगे, तब वो दूसरे को भी बता पाएगा कि ये क्या चीज़ है
मैं अपने पहले कार्यकर्ताओं को मजबूत करूंगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जी कि वो संपन्न हो, उनके पास इंडस्ट्री हो, उनके पास काम करने की क्षमता है। हम उन चीज़ों का आज भी हमें बड़ा अफसोस होता है। हम क्षेत्र में जाते हैं, मेरे पास थाने की पैरवी आती है, हॉस्पिटल की पैरवी आती है, तहसीलदारों की पैरवी आती है, लेकिन रोजी रोजगार के लिए खोलने के लिए मेरे पास बहुत कम एप्लीकेशन आते हैं, जबकि इतनी सरकार दे रही है। एमएसएमई की बैठकों में मैं जाता हूं तो मुझे वही उद्योगपति दिखते हैं जो 10 साल पहले दिखते थे जी। वही उसको मल्टीपल कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता उसको लाभ नहीं ले रहा है, तो निराश भी हो जाता है कि मेरे लिए क्या हो रहा है। काम बहुत है, उन तक पहले हमें अपने कार्यकर्ताओं को सुदृढ़ बनाना होगा। जिस दिन वो मजबूत हो जाएंगे तो हमारा क्षेत्र मजबूत हो जाएगा। जी, तो बहुत सारी बातें करी, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे छात्र राजनीति हो, या तो जो भाजपा के बहुत सारे काम रहे उनको गिनाने का काम, और आखिरी में जो बोला माननीय सुरेश सिंह जी ने कि नहीं, अगर उनको मौका मिलता है तो वो सबसे पहले ये चाहेंगे कि नहीं, सरकारी अफसर जो है गाँव तक या जनता तक जाएं और वो सुविधाओं को बताएं, कार्यकर्ता मजबूत हों ताकि वो फिर जनता के बीच में जाए और उन सब चीज़ों को समझा पाए, और रोजगार देने से, खोजने से ज़्यादा रोजगार देने वाले लोग विधानसभा में हो या देश में हो, प्रदेश में हो, ऐसी वो परिकल्पना करते हैं। आप आए, आपने खुल करके बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।